5 बहनों का एक शौहर हर रात पांचों बहनों से बारी बारी से हम बिस्तरी करता था। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। बच्चे, इस कहानी से दूर रही। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती है जो वक्त की आहट पर खुद चलकर हमारे सामने आ जाती हैं, चाहे हम उन्हें जानना चाहें या नहीं। मेरी जिंदगी भी एक ऐसी ही रात से बदल गई। जिस रात मैंने अपने शोहर के गायब कदमों की खनक पहली बार सुनी, आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैं ये देख कर हैरान रह गई कि मेरे शोहर बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मुझे लगा शायद वॉशरूम में ना हो, मगर जब 10-15 मिनट गुजर गए, वो बाहर ना आए तो मैं उठी और इधर उधर देखने लगी। अदनान को कहीं ना पाकर मैं तेजी से बाहर की जानिब लिपटी। अभी मैंने हवेली के सहन में कदम रखा ही था कि घर के बैरूनी दरवाजे से अदनान आता हुआ नजर आया। रात की इस पहर ने बाहर से आता देखकर मुझे बेहद ताज्जुब हुआ। अदनान पहले मुझे देखकर चौंक गए, मगर चंद ही मिनट में उन्होंने अपने तासुरात नॉर्मल कर लिए। मैं तेजी से उनकी जानिब बढ़ी और बोली, इस वक्त आप कहाँ चले गए थे? तब अदनान बोले, कहीं नहीं, बस जरा घबराहट हो रही थी तो सोचा बाहर जाकर हवा ले आऊं। उनकी बात पर मुझे यकीन आ गया, क्योंकि अभी शादी को बमुश्किल कुछ दिन ही हुए थे, सो शक करने की वजह नहीं बनती थी। मैं बड़ी कच्ची नींद की थी। अगली रात फिर अचानक आंख खुली तो हस्बे मामूल अदनान अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं जल्दी से उठी और सहन के गेट की जानिब बढ़ी। अभी मुझे गेट से कदम बाहर निकाले चंद मिनट हुए थे कि सामने अदनान जाता हुआ नजर आ गया। वो हवेली के पिछले हिस्से की जानिब मुड़ रहा था। रात बहुत खामोश थी, हर तरफ अंधेरा था, इसलिए डर के मारे मैं खामोशी से वापस आ गई। बिस्तर पर लेट कर सोचती रही, आखिर क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद अदनान वापस आ गए, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और खामोशी से सो गई। मगर उस वक्त मेरा दिमाग एक अजीब सी उलझन का शिकार था। अगले दिन मैंने घर की मुलाजिमा से पूछा कि घर के पिछले हिस्से में कौन रहता है। मेरी बात सुनकर मुलाजिमा ने हैरत से मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, बीबी जी, आज तो आपने ये बात कर ली है, मगर दोबारा मत कीजिएगा। साहब ने सख्ती से उस घर के बारे में बात करने से रोका हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस घर में क्या है, कौन रहता है, इसलिए आप भी दोबारा उस घर के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा। ये कहकर वो अपनी फटी हुई आंख लेकर वहां से निकल गई। मैं काफी देर उसके रवैये पर हैरान वहीं खड़ी सोचती रह गई। आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शाम को जब अदनान आएगा तो उससे सच्चाई मालूम करूंगी। मैं जानती थी अदनान मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। रात को अदनान के आते ही मैंने मौका आते ही अदनान से पूछा, कल मैंने आपको हवेली की जानब जाते हुए देखा था, आप वहां क्यों गए थे? मेरी ये बात करने की देर थी कि अदनान ने हैरत से मेरी जानिब देखा। अगले ही लम्हे मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरा मुंह दोनों हाथों से पकड़ कर बोले, आज तुमने ये हिम्मत कर ली है, मगर आइंदा तुमने उसकी तरफ जाने की हिम्मत भी की
वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उनकी आंखों में मारे तैश के खून उतर आया था। उनका लहजा इतना सख्त था कि उनके छूते ही मैं एकदम पीछे हटी। सोच भी नहीं सकती थी कि मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शख्स, इतने बड़े घर का चश्मा चराग, बैरोनी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आने वाला, इस कदर गैर मजहब और जाहलाना हो सकता है। मेरी आंखों में नमी उतर गई, जिसे मैंने खामोशी से छुपा लिया। मैं उनके इस रवैये पर चुप हो गई, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था, जिसे बहरहाल हर हाल में तकमील को पहुंचाना था। वो रात खामोशी से गुजर गई। मुझे अगली शाम का इंतजार था, मगर उस रात गैर मुतवक्किल तौर पर अदनान कहीं नहीं गया। उसके बाद भी पूरा हफ्ता वो कमरे से बाहर नहीं गया, मगर उसका रवैया मेरे साथ बदला बदला सा था। अब मेरा तजस्सुस का मादा दम तोड़ने लगा। मैंने सोच लिया कि उनका घरेलू मामला है। अगर ये मुझे नहीं बताना चाहते तो उससे बार बार सवाल नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो अपना ही घर बर्बाद कर बैठूं। मगर ठीक एक हफ्ते बाद आधी रात को अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कमरे का दरवाजा खुला हो। मैंने एक आंख खोली तो अदनान कमरे से बाहर निकल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने फौरन आंखें मूंद ली और सोने का नाटक करने लगी। मगर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, मैं भी तेजी से उसके पीछे पीछे चल दी। मैंने दिल में ये तहिया कर लिया कि आज तो सच जान कर ही रहूंगी। अदनान पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ता, मैं किसी न किसी चीज की ओट में छुप जाती। हवेली बड़ी थी, तो मेरे लिए ये जानना मुश्किल था। अदनान हवेली से बाहर निकल चुका था। रात ठंडी और यख सर्दी थी। उस पर धुंध इस कदर ज्यादा थी कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। इसलिए मेरा थोड़ा फासला रख कर दबे कदमों पीछे चलती रही। अदनान को पता ही नहीं था मेरे पीछे कौन है। अदनान हवेली में जा चुका था, मगर मैं तेजी से अंदर गई। दरवाजे में उसने कदम रखा, फिर सामने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन खुशी की बात यह थी कि दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया। बरामदे की एक दीवार की ओट में छुपकर अंदर का मंजर बआसानी देख सकती थी। अंदर जाते ही अदनान ने कमरे की लाइट खोली। उसके बाद का मंजर मेरे होश उड़ा गया। सोच भी नहीं सकती थी सच्चाई इतनी भयानक होगी। मैंने वहां एक खूबसूरत लड़की देखी जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मेरा शौहर उसकी गोद में सर रखकर उससे बातें कर रहा था। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। आंखों से आंसू आने लगे। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर मेरे होते हुए इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होगा। मेरे ऊपर जैसे कयामत बर्पा हो गई। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा शौहर आधी रात को उठ उठ कर किसी गैर लड़की की कुर्बत में जा बैठे। मैं अपने आंसू पूंझती तेजी से वहां से मुड़ी और कमरे में जाती ही सामान निकालकर बैग में डालने लगी। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। मेरे आंसू और मेरे हाथों की कपकपाहट मेरे साथ नहीं दे रही थी। अब मैंने जो कुछ किस्से निकाले ही थे कि अचानक अदनान कमरे में दाखिल हुआ। मुझे इस कदर तैश में देखकर हैरान हुआ और बोला, ये तुम इस वक्त क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? उसके अल्फाज मेरे कानों में जहर बनकर लग रहे थे। मैं फौरन उसके पास जाने पर ही तकरीबन चीखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकती। तुम एक बेवफा शख्स हो।
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी बीवी के होते हुए तुम दूसरी औरतों की गोद में सर रख कर रोते हो। मेरे ये कहने की देर थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत ऐसी थी कि मैंने खुद को मुश्किल से गिरते गिरते संभाला। थप्पड़ मार कर भी अदनान का जनून कम न हुआ। बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए? तुम इस औरत की हकीकत जान जाओगी तो तुम्हें खुद से नफरत होगी, और जो कुछ तुमने बोला है उस पर शर्मिंदगी महसूस होगी। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई। ये कहते हुए जमीन पर धा सा गया और बच्चे की तरह रोने लगा। मेरी आंखों में हैरत के साथ आंसू भी थे। उसकी हालत देखकर मैं भी जमीन पर बैठ गई। मैंने उसके हाथों को थाम लिया और पूछा। अब रोते रोते वो लम्हा भर कर रुके और ठंडे आह लेकर बोले, ये उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद पहली बार अमेरिका से वापस आया था। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, मेरी नज़र चहचहाती चिड़ियों पर पड़ी। वो पांचों एक से बढ़कर एक थी, बेहद मासूम और खूबसूरत थी। मैंने शाम के खाने पर अम्मा से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा, ये नसीम खाला की बेटियां हैं, तुम्हारी बहन हैं। मगर अम्मा की ये बात सुनकर मेरे दिल में कई शैतानी ख्यालात आ गए। क्योंकि मैं बाहर से पढ़ कर आया था, इसलिए मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मुझे तो दिल लगाने का अच्छा बहाना मिल गया। वो घर में चलती रंग बिरंगी तितलियां लगती थीं, हर वक्त मेरी खिदमत के लिए तैयार रहती। ऐसे में उनकी ज़ात का फ़ायदा कैसे ना उठाता। मैंने एक एक करके उन पांचों बहनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। मैंने बारी बारी उन पांचों के साथ अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा किया। मैं हर एक से मुख्तलिफ वक्त में मिलता था ताकि किसी को शक ना हो। उनमें से सबसे छोटी 17 साल की थी, जो मुझे बेहद प्यारी लगती थी। वो सारी लड़कियां इंतहाई मासूम थीं, लिहाजा आसानी से मेरे बहकावे में आ जाती। नसीम खाला तो यही समझती थी कि मैं उनके लिए भाइयों की तरह हूँ, मगर मेरी जिंदगी लुत्फ और सरूर से भर चुकी थी। मैं उन्हें अपने पैरों तले मसलता रहा। लेकिन मेरा बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब एक रात उनकी दूसरी बेटी मेरे कमरे में आई और बोली, साहब जी, माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, बिल्कुल अनजान बन गया। मैं कहा, ये तुम क्या कह रही हो? अब वो मेरे पाँव में गिर गई और बोली, साहब जी, सच कह रही हूँ, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने उसे परे धकेला और कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? पता नहीं किसका गंदा तुम मुझ पर थोक रही हो। वो मेरे सामने रोती रही, हाथ जोड़कर कहती है, खुदा के लिए साहब जी, इसे कबूल कर ले, वरना कहीं की नहीं रहूंगी। आप जानते हैं ये आप ही का बच्चा है। मुझे तो आज तक किसी नामहरम ने छुआ तक नहीं। मगर मैंने उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी, उसे कमरे से निकाल दिया, जबकि मुझे ये तो मालूम ही था कि बच्चा मेरा ही है। अगली सुबह नसीम खाला मेरी माँ के पास आई, उन्हें सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर माँ ने उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत किया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती मालकों के बेटों पर इस तरह के घटिया इल्जाम लगाते हुए? ये सब तुम गरीबों की चालें होती हैं। हम जैसे बड़े घर के बच्चों के लिए मेरे बेटे का मेयार इतना गिरा हुआ शैतान नहीं कि वो एक नुकरानी के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम करे। मेरी माँ ने उनको धुतकार कर घर से निकाल दिया। उसी शाम हमें मालूम हुआ कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। फिर नसीम खाला अपनी बाकी बेटियों को लेकर
यहाँ से कहीं दूर चली गई और दोबारा कभी वापस नहीं आई। मेरे दिल में एहसास नदामत तो बहुत था, मगर मैं खामोश रहा। अगर कुछ कहता तो पूरे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाती। उसके बाद फिर से जिंदगी एक नए डगरे से शुरू हुई। सब कुछ अपने मामूल के मुताबिक चल रहा था। मेरी बहन ने मुझे फोन पर बताया कि भाई मुझे प्रैक्टिकल का कोई काम है, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। आप मुझे 5 बजे लेने आ जाना। उस रोज हमारा ड्राइवर भी घर नहीं था, सो उसे लेने ही जाना था। मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने बाहर चला गया। मुझे बाहर गए हुए रात के 11 बज गए। अचानक मुझे मेरी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि सोनिया अभी तक घर वापस नहीं आई, उसका फोन बंद जा रहा है। उसी वक्त जाकर मुझे ख्याल आया कि सोनिया ने मुझे कहा था मैं 5 बजे लेने आ जाऊं। मैं जानता था मेरी बहन बहुत डरपोक है, अकेले एक कदम भी नहीं उठा सकती। मैं तेजी से वहां से उठा और अंधाधुंध गाड़ी चलाता हुआ उसकी यूनिवर्सिटी जा पहुंचा, मगर वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यूनिवर्सिटी का गेट खुला हुआ था। मैं जल्दी से यूनिवर्सिटी के अंदर गया और पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने लगा। मेरी रगों में खून किसी खौफ के तहत उबल रहा था। ज़हन में अजीब किस्म के वहम उठ रहे थे। मैंने तकरीबन हर जगह उसे ढूंढ लिया। सारे कमरे बाहर बंद थे। जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा, मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के वॉशरूम्स पर पड़ी, जिनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए थे और कुछ के बंद थे। मैं तेजी से उनकी तरफ लपका। जैसे मैंने पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, मेरे सामने का मंजर मेरे लिए इंतहाई वहशतनाक था। मैंने अपनी बहन को ऐसी हालत में देखा, शायद कोई भी भाई उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा पूरी यूनिवर्सिटी की इमारत मेरे ऊपर आन गिरी हो। मैंने जल्दी से अपने गले में ली शाल को उतारा और नीम मुर्दा बहन के वजूद को उसमें लपेट कर उठाया और गाड़ी में लिटा दिया। वो पहली बार था जब मेरे हाथ खौफ से कप कपा रहे थे। जब मलक मोहम्मद अदनान को सच में खौफ महसूस हुआ। मेरी वो बहन थी जिसमें मेरी जान थी, यूनिवर्सिटी की कामयाब तरीन तुलबा थी, जिसकी जहानत की हर कोई मिसाल देता था। आज उसकी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो गई थी। उसकी हालत देखकर कोई भी बआसानी बता सकता था कि उसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है, मगर मैं उसे पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था अब कोई मेरी बहन पर गंदी नजर डाले। उसने हल्की सी आंखें खोली तो मैंने उससे अपने सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बहते जा रहे थे। मेरे साथ लग के वो इतना बोली, भैया आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपका इंतजार किया, आप कहाँ रह गए थे? भैया नीम गनूदी में। बस वो इतना ही कह पाई थी, मगर फिर वो खामोश हो गई। हमेशा हमेशा के लिए मैंने तेजी से गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ाई, क्योंकि मैं उसे इस तरह जिंदगी से लड़ते देख नहीं सकता था। पूरे खानदान को ये बात पता चल गई थी कि सोनिया एक पूरी रात घर से गायब रही, इसलिए हम सोनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सके। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट लिख कर दी थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बहन के साथ ज्यादती की गई थी। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि चौकीदार और उसके 3 साथियों ने मिलकर मेरी बहन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। ये एक ऐसा राज था जो हमने किसी पर बयान नहीं होने दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई, क्योंकि ये मैं ही था जिसने सोनिया को इस मकाम तक पहुंचाया। पूरे खानदान में
ہم نے یہی مشہور کیا کہ سونیا مر گئی ہے۔ ہم نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھایا دیا۔ کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جبکہ سچ تو یہ ہے وہ جیتے جی مر گئی۔ اس کے 4 دن بعد اسے ہوش آیا، مگر اس نے ایک چپ سی سادھ لی، اور ڈاکٹر نے اس پر ایک جان لیوا انکشاف کیا کہ میری بہن کبھی چل نہیں سکے گی۔ وہ کافی دن ہسپتال میں رہی۔ میں نے اپنے والدین کو بھی کھو دیا۔ میری بہن بھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آئی۔ میری زندگی یکساں بدل گئی۔ اس وقت مجھے رہ رہ کر نسیم خالہ کا خیال آتا۔ وہ سب میرے گناہوں کی سزا تھی جو میری بہن کو مل رہی تھی۔ میں نے رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، مگر شاید میرا گناہ میری معافی تلافی سے بڑا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو گھر لا کر سب کو یہ نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہر رات اس سے ملنے جاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، مگر وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے لڑے، چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرے، مگر اس کی جیسے ہر فرمائش دم توڑ چکی ہو۔ وہ دن میں تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، مگر اس کی پوری رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے۔ تمہارے آنے سے قبل میری زندگی بہت خاموش اور بے رنگ ہو گئی تھی۔ میں اکثر راتوں کو ڈر جایا کرتا تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آئی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہارا ساتھ پا کر میں زندگی کی طرف لوٹنا تھا، مگر آج تم نے میری زندگی پر بہت بڑا داغ لگا دیا ہے۔ ان کی کہانی سنتے ہوئے میرے کئی بار آنسو بارش کی طرح برسے۔ میں حیرت میں مبتلا ہو گئی اور وہ رو رو کر نڈھال ہو گئے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسے خوشیاں نہیں دے سکتے، اسے کمرے میں بند بھی مت کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اسے زندگی کی طرف لاؤں گی۔ اس کے چہرے پر واپس وہ مسکراہٹ قائم کروں گی۔ میری بات سن کر انہوں نے پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ شاید انہیں میری بات ناممکن سی لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں دن رات سونیا کی خدمت میں لگ گئی۔ سونیا کو میں اسے بھابھی کے طور پر ملتی تھی۔ میں اسے زیادہ وقت دیتی تھی۔ اس سے حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں چاہتی تھی اسے زندگی کی طرف لا کر اس کے حسن کو 4 چاند لگا دوں۔ چونکہ وہ لڑکی تھی، اس لیے لڑکی کمپنی میں زیادہ خوش ہوتی تھی، مگر میں اسے جو بھی کہتی وہ بس خاموشی سے اپنے پیروں کی جانب دیکھتی رہتی یا کبھی کبھار میرے چہرے کو دیکھتی۔ میں نے اس کے لیے ایک ڈاکٹر کا بھی بندوبست کیا جو روز آ کر اسے ورزش کروا دیا کرتی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ وہ مسکرانے لگی۔ جس دن وہ پہلی بار مسکرائی وہ دن میرے اور عدنان کے لیے بہت خاص تھا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوشش دگنی کر دی۔ آخر کار نہ صرف وہ اپنے پیروں پر چلنے لگی بلکہ نارمل طریقے سے باتیں بھی کرنے لگی۔ عدنان اور میری زندگی میں اب وہ ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ خاندان والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن ہم نے ان پر پرواہ نہیں کی۔ سونیا کے ایک اچھے گھرانے میں شادی کروائی، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات کا اسے بہت دکھ تھا، مگر اللہ نے میری گود میں بیٹی جیسی رحمت ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، لیکن عدنان نے وہ بیٹی سونیا کو دے دی۔ مجھے خوشی تو بہت ہوئی، لیکن اولاد کو کھو جانے کا دکھ بھی تھا، کیونکہ مجھے اپنی پہلی اولاد سے بہت لگاؤ تھا۔ سونیا اب خوش ہے۔ مجھے بھی اللہ نے 2 اور بچوں سے نوازا ہے۔ میں اور عدنان ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ آج جب میں مڑ کر ماضی کو دیکھتی ہوں تو صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے۔ وہ دل بھی جو ٹوٹ چکے ہوں، وہ رشتے بھی جو بکھر چکے ہوں، اگر سچے دل سے سنبھالے جائیں دوبارہ جڑ بھی جاتے ہیں اور کھیل بھی جاتے ہیں۔